अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। जहां दुनिया नए नए मराहिल तय करके ईजादात और टेक्नोलॉजी का नया दौर शुरू कर रही है, वहीं तीसरी दुनिया के बेशतर ममालिक आज भी अपने बुनियादी मसाइल में घिरे हुए हैं। पाकिस्तान भी तीसरी दुनिया के इन्हीं ममालिक में से एक है जो 75 बरस बाद भी इक्तसादी और सियासी मसाइल के गर्दाब में फंसे हैं। लबनान के साबिक सदर एमाइली लाहूद ने एक बार कहा था कि जमहूरियत और गुड गवर्नेंस किसी भी दूसरे मुल्क से ना तो इंपोर्ट की जा सकती है, ना ही किसी के कहने पर उसे नाफिज किया जा सकता है। लेकिन अब IMF पाकिस्तान को बता रहा है कि उसे मुआशी मसाइल से निकलने के लिए कर्जों की वापसी के लिए क्या करना होगा। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ भी बेबसी से सवाल कर रहे हैं कि IMF के कहने पर बिजली और गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान खदशे का इजहार कर चुके हैं कि हालात श्रीलंका की तरह मुआशी दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं। चुनाचे संगीन मुआशी मसाइल से निपटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। लेकिन यह सवाल यह है कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए क्या इत्तेहादी हुकूमत अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार है। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से बात करना पड़ेगी, क्योंकि आप माने या ना माने तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें हासिल की हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अदलिया, अस्करी और सियासी क़यादत को मिल बैठकर आगे बढ़ना होगा, और जब तक मुल्क में इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता आप मुल्क नहीं चला सकते। तो क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली तहरीक इंसाफ से बात करेगी? दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें कुछ बड़े फैसले किए गए, जिनके मुताबिक तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की चोरी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेगी। यह फैसला भी हुआ है कि PTI 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा का दावा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा शोएब शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके वक्त का। आज जो कोर कमेटी में चंद फैसले हुए, इससे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो मुज़ाहमत का रास्ता है जिस पर चल रही है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्शन में रिलीफ या तो ट्राइब्यूनल्स दे सकते हैं या कोई बड़े पैमाने पे इंक्वायरी कमीशन बैठे और वो तहकीकात करके ये साबित करे कि आपके साथ धांधली हुई है। जो आपका रास्ता है इससे तो आपको कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। देखिए अमीर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे बताएं कि रास्ता कौन सा हम अडॉप्ट करें। हम पुरअमन एहतजाज हमारा फंडामेंटल राइट है, पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी हम एहतजाज करेंगे, मगर उसके साथ जो लीगल फाइट है वो भी हम जारी रखेंगे। करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने, इलेक्शन कमीशन जो कि जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, उन्होंने और स्टैब्लिशमेंट ने, इन्होंने मिल के हमें उन सीटों से महरूम किया जिसके ऊपर आवाम अपना हक के नुमाइंदगी हमें दे चुकी थी। देखिए ये आवाम का हक है, मेरा या किसी भी पोलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। आवाम जिसको हक के नुमाइंदगी देना चाहे उनको लाना चाहिए। जो रिजेक्टेड लोग हैं उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। सारी दुनिया जानती है, सब पब्लिक जानती है। अब इस्लामाबाद का ये हल्का है जहाँ आपका ये 100% बल्कि ये आपके जो टीवी स्टेशन हैं, जहाँ आपके रिपोर्टर्स हैं, ये सारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मेरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी पोलिंग स्टेशन था, जहाँ प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज और वहाँ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले लोग, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और उसके बाद बहुत बड़ी लीड से मैं वहाँ से भी जीता हूँ। और कोई पोलिंग स्टेशन शहर का नहीं था जहाँ से मैं आ रहा हूँ, और एक यूनियन काउंसिल देहात की नहीं थी जहाँ से मैं आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जीता और बहुत बड़ी लीड से, 1,05,000 वोट लेके। जिसने 50,000 वोट नहीं लिए उसको उठा करके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और ये इसी तरह 3 मुल्कों में हुआ, इस्लामाबाद के, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे इस पंजाब में, कराची में जो कुछ हुआ सब की आंखों के सामने। अगर हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ और कानून इस कदर बेबस है कि जिसको अवाम रिजेक्ट कर दे उसको मुसल्लत कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के साथ ना लॉयल्टी है, ना मुल्क के साथ इंसाफ है, ना मुल्क के लोगों के साथ इंसाफ है। आज से 2 साल पहले आपकी मुल्क चलता हुआ मुल्क 6.2% आपकी GDP थी। 2 साल कोरोना के हमने गुजारे। आपका $24 बिलियन रिजर्व था। आपके पास हर तरह से बेहतरीन लोग, ये इंटरनेशनल जो वॉच लिस्ट वाले लोग हैं, वो इंडिकेटर सारे ये थे पॉजिटिव कि जी ये बहुत तरक्की करने वाला ये मुल्क है और बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। एकदम क्या हुआ? रजीम चेंज ऑपरेशन होता है।
पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, माशी अदम इस्तेहकाम उसका हिस्सा बनता है। और कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज तो क्या होनी थी, उन डाकुओं और चोरों ने जिन्होंने हमारे मुल्क पे मुसल्लत हुए और जो कि आज डाका जनी के ज़रिए दोबारा मुसल्लत हुए हैं, तो इस ज़रिए से सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी, वो इमरान खान की दुश्मनी में सारे ये इदारे, हमारा एस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी हो गई और लोटे उन्होंने पैदा किए। क्या हुआ? मुल्क को आगे ले गए? सही। नहीं, मुल्क को पीछे ले गए। बिल्कुल आज ठीक है। भी वक्त है, देखें, आज भी वक्त है, हम बजाय छोटी छोटी अनाओं के पीछे फिरने के, जिसको जो मैंडेट मिला है उसको एक्सेप्ट किया जाए। उसके दोनों ऑप्शंस हैं। अब इसका देखें, देखिए इसका वे आउट कैसे होगा? आपका ये मुतालबा बिल्कुल बजा है, ये एक उसूली मुतालबा है कि जिसका जो मैंडेट है, वो सिर्फ आपका नहीं, जिसका जो मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। और इसमें भी कोई कोई एतराज़ नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो इंतखाबात 8 फरवरी के हैं, कोई पाकिस्तान में कोई शख्स, इदारा या पाकिस्तान से बाहर वो इसको ब्लैंकेट क्रेडिबिलिटी नहीं देने को तैयार। लोग सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल उठते रहेंगे, लेकिन ये भी सवाल है ना कि अब इसको अंडू कैसे किया जा सकता है? इसका कोई हल होगा ना, वो क्या निकल सकता है? देखें आमिर साहब, अगर तो नीयतें दुरुस्त हों तो इसका बिल्कुल आसान तरीन हल है। अगर उस वक्त जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बन सकता था, तो अभी उसी तरह का जुडिशल कमीशन बन सकता है। इसमें फाफन, पटन और इसमें पिल्डैट ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और पटन ने बहुत अच्छी बात की है जुडिशल कमीशन के जरिए। उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन के जरिए इसको वेरीफाई करा लें, और इस पर मैंने तजवीज़ खुद आज से 1 महीना पहले लिख के भेजा था खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उसको मैंने कहा था कि ये सारी आप 3 दिन में इस मसले का हल कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, आप उसके पास उसको एम्पावर कर दें, वो इसको ऑडिट कर ले फॉर्म 45 का, क्योंकि वो रिजल्ट कहलाता है सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 95 लेकिन ऑफ लेकिन सिलेक्शन। शुएब साहब, आप तो जानते हैं, कम से कम हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स ना जानते हो सादगी में, आप तो जानते हैं कि ये आप जिन डिप्टी कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं, जो डीआरओस थे, उन्हीं के नीचे ब्यूरोक्रेसी आरओस थी, जिन आरओस ने मुबैना तौर पे ये सारा काम किया। तो आप फिर नहीं नहीं, वापस हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हम सेशन जज की बात कर रहे हैं। सेशन जज जुडिशरी का होता है, इसलिए तो हमने कहा था कि इन आरओ से इलेक्शन ना कराएं, आप सेशन जजेस से करा लें। हम कह रहे हैं हम मानेंगे, आप दें सेशन जज ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एम्पावर करें। 2 दिन 3 दिन दे दें आप, चले मैक्सिमम 1 हफ्ता दे दें, आप 2 हफ्ते दे दें, महीना दे दें, वो उसको ऑडिट कर ले। जो सच्चे फॉर्म 45 विदाउट टेम्परिंग हूं, उसकी रोशनी में रिजल्ट बना दें, अगले दिन नोटिफाई कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इन बेईमानों को पता है, मैंने अपने अपोनेंट को कहा आप आ जाओ, आप मस्जिद में आ जाओ, अपने फॉर्म 45 ले आओ, आप कुरान पे हाथ रख के ये कह दो कि मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं आपको खैरात में दे दूंगा आपकी सीट। आ जाएं फिर, या तो फिर देखें ना, अखलाकी तौर पर आ जाए ना, आए सारे मस्जिद में, आए कुरान पे हाथ रख दें, कह दें सारी ये ले जाएं सीटें, या फिर आप आए उसका जुडिशल कमीशन बना लें। कोई तो तरीका कार अख्तियार करें ना आप। यानी हमें कहते हैं कि हमने डाका डाला है, मगर हमें डाकू समझ के भी हमारे साथ आए, मुज़ाकरात करें। तो खान साहब ने अच्छी बात की है कि जो एक डाकू है या कोई कब्जा ग्रुप है आपके मकान पे कब्जा करके बैठा है, उसके साथ क्या बात करेंगे कि आए जी मैं हम आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। किस बात का मुज़ाकरात करें? हाँ, हम ये कहते हैं कि जिस और अच्छा, पिछले हफ्ते मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी और उस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि आप कहते हो ना कि केपी में जी आपको ज्यादा सीटें मिली हैं, हम केपी का हर हल्का खोलने को तैयार हैं। आ जाए, सारे केपी के हल्के खोलने को तैयार हैं, पूरे पाकिस्तान के आप ऑडिट करा लें, जिसका जो हक बनता है उसको मिल ले। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप इस वक्त 2024 में बैठ के जो आज आप तरीका वारदात अडॉप्ट कर रहे हैं, आज से 40 साल पुराने, आपके पास फॉर्म 45 हम लेके घूम रहे हैं, फॉर्म 47 बनाया, 1,11,000 वोट लिया हमारे एक दोस्त ने, उसको जिसने 3,800 वोट लिया, वो 1,11,000 से उसको 11,000 किया, 3800 वाले को 38,000 किया, उसको जिता दिया इनको, हमारे बंदे को। सालार काकर हमारा हमारा क्वेटा से जी, क्वेटा से 32,000 वोट, 33,000 वोट लेके। उसके सेकंड नंबर पे आ रहा था महमूद चकजई 11,000 वोट लेके। जो 8वें नंबर पे आता था, जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था, रिटायर्ड हो चुका था, उसको उठा करके जिता दिया 8वें नंबर वाले को, जो 3,000 के 3,500 जिसका वोट था। अगर ये तर्ज अमल है हमारे इदारों का, ये तर्ज अमल है हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी का और हमारे उस जराइम की आमाज का, इलेक्शन कमीशन का, तो फिर मुझे बता दें हम किसके पास जाकर रोना रोएं। अगर 90%, 80% अवाम अपना फैसला अपने हाथ से नहीं कर सकती,
तो फिर इस मुल्क के आइन और कानून के होने का क्या फायदा, ठीक है। मुझे बताएं। आखिरी दो एक सवाल पुरअमन अवामी शेख इनकलाब साहब। के रास्ते में अब रुकावट बनेंगे अब वो जो तो आप फिर वो क्या करेंगे, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो असला उठाएं। तो अब जो आप जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में 30 मार्च को, इससे पहले गुज़श्ता इतवार आपने मुल्कगीर इमरान खान साहब की कॉल पर प्रोटेस्ट किए, लेकिन आपने देखा कि लाहौर में पकड़ धकड़ हुई, आपको पंजाब में नहीं उस तरह से खुल के बाहर आने दिया गया। फिर आप FIRs हुई, लतीफ़ खोसा गिरफ्तार हुए, सलमान अकरम राजा गिरफ्तार हुए। तो आपको तो रियासत एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रही है, जो अब हम देख रहे हैं इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले। तो 30 मार्च को फिर क्या वो लोग करेंगे आप? जी वो लोग गिरफ्तार हुए और मेरे खिलाफ भी FIR हुई, हमारे सारे लीडरों के खिलाफ FIR हुई। जहाँ इस्लामाबाद में मैंने लीड किया था हाँ। तो हमारे खिलाफ भी FIR हुई। ये दूसरे 2 हफ्ते में दूसरी FIR मेरे खिलाफ कटी है। अगर हम वकील भी दहशतगर्द हैं इनकी नजर में तो मुझे बताए थे। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, आईनी और कानूनी रास्ता कौन सा है? एक गमला नहीं टूटा किसी जगह पे। और लाहौर में हमारे वो अहमद शाह को गिरफ्तार किया और पुलिस की कस्टडी में इतने मारा उसको, ICU में वो बेचारा जिंदगी मौत की कश्मकश में अल्लाह ने उसको जिंदगी रखी। एक हमारा कारकुन शहीद हो गया रहीम यार खान में पुलिस कस्टडी में। अगर ये तर्ज अमल इन लोगों का है तो फिर हम सही तस्वर करते हैं या कभी कश्मीर में रह रहे हैं या फलस्तीन में रह रहे हैं, ये सही। जिस तरह हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने अप्लाई कर दिया है हाँ। DC को। हम तवक्को रखते हैं कि वो हमें परमिशन देगा, नहीं देगा तो हम हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे। हम परमिशन लेके प्रॉपर तरीके से हम इंशाल्लाह उसका जलसा राइट। करेंगे। आखिर में ये फरमा दें कि जब आप किसी पार्टी में जम होने का फैसला कर रहे थे, तो उस वक्त बहुत सारे सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार वो ये बात कर रहे थे कि अगर आप किसी ऐसी जमात में जाएं जो जमात बतौर पार्लिमानी जमात मुंतखब होकर नहीं आई है, अपने निशान पर नहीं आई है, तो आपको नशिस्तें नहीं मिलेगी। ये बात तो बड़ी वाज़ेह से नज़र आ रही थी। आप जैसे कानूनी माहिरीन अब तो इतने वकला आ चुके हुए हैं तहरीक इंसाफ में और मुंतखब होकर आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्या आप लोग नहीं जानते थे कि ये आप क्या फैसला करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत शॉर्ट टाइम था। इमरान खान साहब ने एक तो प्री इलेक्शन के जो कुछ हुआ हमारे साथ, असल मसला क्या है? असल मसला तो हमारे साथ हमारा बल्ले का निशान छीना। वही जो तरीका कार ANP के साथ किया, 20,000 का जुर्माना लगा कर उनको कहा 6 महीने बाद आ जाओ। हमने तो प्रॉपर इलेक्शन बाकायदा कराए थे। चले हमारे इलेक्शन पे एतराज था, महीने बाद हम दोबारा करा लेते, जो अब हमने करा लिए। असल में बल्ले का निशान छीना गया। इस बदनीयती से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। सिर्फ वो निशान नहीं छीना गया बल्कि जब हम जीत के भी आ गए हमारे रिजर्व सीटें खा गए। और फिर मुझे ये बताएं कि ये कौन सा उसूल और कौन सा आइन और कौन से कानून की दफा है कि ये कोई खैरात तो है नहीं कि जनाब, या गिफ्ट भी नहीं है कि जो पार्टियां अपना ड्यू शेयर ले चुकी हूं वो बाकी सीटें भी उन्हीं को बांट दे। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, आइन में कोई इसी का बात नहीं है। सही। और दूसरा बात, हमने उसको तस्वर किया, आप देख लें, राइट। वो बाप पार्टी को माजी में मिली है और इसी इलेक्शन कमीशन में खैबर मिली है। पख्तूनख्वा उनके में वेबसाइट बिल्कुल पर ठीक आज है। भी बहुत मौजूद बहुत है। शुक्रिया, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल सीनियर मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी में पाकिस्तान की मैशत शब्बर जैदी साबिक चेयरमैन FPR की जुबानी सुनेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। साल 2022 में श्रीलंका मुआशी तौर पर दिवालिया हुआ तो बदतरीन महंगाई से बिलबिलाते शहरी सड़कों पर निकल आए। लोगों के बिफरे हुजूम सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दूसरे सियासतदानों के घरों में घुस गए। हर तरफ लूट मार, जलाओ घिराओ और हाहाकार मची तो श्रीलंका में इमरजेंसी और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। याद रहे कि जब श्रीलंका में यह खाना जंगी हुई तो वो 51 अरब डॉलर्स का मकरूज था। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त ये 131 अरब डॉलर्स का मकरूज हो चुका है। कौमी आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की अदायगियों पर खर्च होता है और फिर कर्ज की वापसी और सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लिया जाता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 10.5% और गुर्बत की शरह 45% तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ नौ मुंतखब वफाकी हुकूमत इक़्तिदार संभालते ही मईशत का पहिया चलाने के लिए हस्ब रिवायत आलमी मालियाती इदारे के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। आज काबीना डिवीजन ने वफाकी काबीना के फैसलों की रोशनी में किफायत शारी पॉलिसी का इजरा कर दिया, जिसके तहत सरकारी अफसरान को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क सफर न करने की हिदायत की गई है। पॉलिसी के तहत सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बैरून मुल्क दौरों पर टेलीकॉन्फ्रेंस को तरजीह दी जाए। मजीद ये कि स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती पॉलिसी पर अमल करते हुए किफायत शारी अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने स्पीकर हाउस से 40 से ज़ायद मुलाजमीन कौमी असम्बली को वापस कर दिए हैं। इससे कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और कुछ वज़रा भी खराब मुआशी हालात की वजह से तनख्वाहें लेने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की मैशत
IMF के बगैर सर्वाइव कर सकती है? क्या पाकिस्तान कभी कर्जों से जान छुड़ा पाएगा? क्या महज नुमाइशी इकदाम से पाकिस्तानी मईशत संभल सकती है? क्या नौमुंतखब हुकूमत फौरी तौर पर अवाम को कोई रिलीफ दे सकती है? क्या अगले 6 माह में मुल्क में महंगाई में कमी का कोई इम्कान है? मौशी बहरान की वजह कर्जों का बोझ है या इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट? क्या खसारे का शिकार इदारों की निजकारी नागुजीर है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत और साबिक वजीर शब्बर जैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त का। ये जो नुमाइशी इकदाम किए जा रहे हैं कि इतने मुलाजमीन वापस कर दिए जाएं, फलां तनख्वाह नहीं लेगा, इससे तो सिर्फ चंद करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा। यहाँ 131 अरब डॉलर्स का कर्जा है मुल्क के ऊपर। ये चंद करोड़ और ये अरबों खरबों की बात है। हुकूमत के पास हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब तनख्वाह नहीं ले रहे और चीज़ें कम की जा रही हैं, इसको हम सिंबॉलिक बोलते हैं कि ये एक इशारा होता है कि जी हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ख़र्चों को कम किया जाए। मगर इसमें जो बुनियादी सवाल है अमीर अब्बास, वो मेरा ये है कि प्रेसिडेंट हाउस और गवर्नर हाउस जितने बड़े बड़े हैं, इनको हम छोड़ क्यों नहीं देते? तो मगर ये इस वक्त मेरा सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो पाकिस्तान के बाकी मईशतदानों के अलावा से अलग होकर मैं तकरीबन 2021 से ये कह रहा हूँ मुस्तकिल कि पाकिस्तान की मईशत अब संभाले से बाहर है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये जो बात हो रही है ये ठीक है। और फिर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के हालात भी उसी नहज पे चले गए हैं जिस नहज पर श्रीलंका में था। आपने शुरू में श्रीलंका की बात की और श्रीलंका में जो आपने कहा कि ये हुआ उसके बाद, मगर उसने आपने ये नहीं कहा उसमें कि श्रीलंका की आज की मईशत उस दौर से बहुत बेहतर है और डिफॉल्ट के बाद श्रीलंका बेहतर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए, मगर ये जो हमने एक हवाई सोच बनाई हुई है कि पाकिस्तान की मईशत किसी मजबूती पे कायम है, ये गलत है। पाकिस्तान की मईशत निहायत कमज़ोर हो चुकी है और इसको संभाला देना कम से कम अगले 10 साल में बहुत मुश्किल है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि वो अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को सही कर लेगा तो वो पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा कर रहा है। अगर हमने सही इक़दामात लिए, हम सही तरीके पे चले, उसके बाद पाकिस्तान की मईशत किसी ढंग पर आ सकती है और उसके लिए तकरीबन 10 साल चाहिए। इसके अगर ये नहीं किया गया तो पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये इस बात में मेरी तरफ से कोई दो राय नहीं है और मैं लोगों की तरह लोगों को बिला वजह उम्मीदें दिलाने का कायल नहीं हूँ। सही जी। अच्छा शबर भाई, पावर कंपनीज, रेलवेज, एयरलाइंस, स्टील मिल्स, दीगर तमाम सरकारी इदारे तकरीबन 1000 अरब रुपए से जायद का खसारा करते हैं हर साल। क्या चाहिए किसी भी हुकूमत को? वो कौन सी ताकत चाहिए? मैंडेट मिल चुका हुआ है इनके पास, 2 तय अक्सरियत आ चुकी हुई है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज है। इन इदारों की निजकारी करनी है या इनका खसारा खत्म करना है? माने क्या है हुकूमतों के रास्ते में? मुझे एक बात बताइए अमीर अब्बास साहब, क्या जो असेंबली में बैठे हैं, क्या उनको दो बातें हैं, क्या उनको पाकिस्तान सही करना है या उनको अपनी जाती शो ऑफ करना है? और दूसरी बात है, क्या उनके पास ये सोच है कि हमने पिछले 30 साल में 25 साल में इस मुल्क को तबाह कर दिया है? अगर ये सोच है तो करेक्शन होगी ना जी। देखें, 2008 में मुशर्रफ साहब चले गए थे। 2008 से आज पाकिस्तान में अच्छी या बुरी जैसी भी जमहूरी हुकूमतें हैं, ठीक है,
आप मुझे ये बताइए कि 2008 से लेकर आज तक कभी आपने किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दौर में कोई सीरियस गुफ्तगू कभी मईशत के बारे में सुनी है? वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बिजली का ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। वो जातियात की जंग पे लगे हुए हैं। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आम आदमी कहाँ जा रहा है। उनको ये साबित करना है आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान अच्छा नहीं था, नवाज शरीफ अच्छे थे। और नवाज शरीफ ने ये साबित करना है कि नवाज शरीफ अच्छा था, इमरान खान अच्छा नहीं था, और पीस पार्टी। अच्छा, जब ये इन्होंने घर बैठकर सिर्फ ये लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की हैं, तो आज इनकी हैसियत पाकिस्तान के गवर्नेंस में जीरो हो चुकी है और कोई भी आदमी इनको सीरियस नहीं लेता। इसलिए आज की 342 की असेंबली में वजीर दाखिला भी बाहर से आया है और वजीर खजाना भी बाहर से आया है। ऐसा आदमी जिसने कभी पाकिस्तान की सियासत में एक घंटा भी नहीं गुजारा, वो 342 अरकान असेंबली को ओवरराइड कर कर पाकिस्तान की मईशत चलाएगा। तो वो मेरा दोस्त है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा बाहर से बैठकर। मगर मुझे बताइए कि क्या ऐसे वजीर खजाना का आना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए क्या रिफ्लेक्ट करता है? और क्या हम क्या इन वजह है शब्बर भाई, क्या वजह है कि इस दफा ये मुमकिन नहीं था कि इसहाक डार मौजूद हो और यार नून लीग इसहाक की डार हुकूमत हो और वो ना आए? ये हुआ क्या सर? अभी की बात सुनो, क्या इसहाक डार के अलावा 342 में कोई आदमी नहीं है? हाँ। देखो, मेरा यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये लोग बड़े छोटे दिमाग के लोग हैं। आपने फौरन बात नाम इसहाक डार का ले दिया। और भाई इसहाक डार के अलावा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये बैंकरप्सी है पॉलिटिशियंस की। ये बैंकरप्सी है। इन पे कोई आदमी रिलाई नहीं करता, मैं भी रिलाई नहीं करता। इनको मैं असेंबली की किसी बात को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पता है ये बेचारे टाइम जाया कर रहे हैं, चाहे वो असेंबली किसी की भी हो। अमीर अब्बास साहब, आप क्यों नहीं इस बात को समझते? बिल्कुल सही। आप इस तो मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरी बात समझो। अब आपने जैसे ही उठ के अगला नाम ले दिया इसहाक डार का। ओ भाई, इसहाक डार 4 दफा फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। क्या पाकिस्तान में सियासत में इकोनॉमिक्स को समझने वाले लोग मर गए हैं क्या? हाँ। ये मुझे समझाओ ना। मुझे ये समझा दो कि ये आपने कौन सी बीमारी लगाई है कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सरदार इसहाक साहब डार आ साथ जाएंगे। आएंगे, वो पैकेज में शामिल जी होते हैं ना सर? वो जी मैंने कहा वो पैकेज में शामिल होते हैं इसहाक डार। तो पैकेज में नहीं यार, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो अगर पैकेज में शामिल हैं तो पैकेज इस दफा काबिल कबूल नहीं था, खत्म हो गई बात। अच्छा, ये बता दें, चले ये जरा, चूंकि आप मईशत की बात करें तो मईशत कहीं ना कहीं खारजा पॉलिसी से ताल्लुक है। देख लें, इसहाक डार को हमने जाने नहीं दिया। अगर हमने उनको मईशत नहीं दी तो हमने उससे भी सीरियस काम जो फॉरेन पॉलिसी का वो उनको दे दिया है। कुछ तो देंगे उनको हर हाल में। यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, देखिए मैं किसी की जात की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि फॉरेन पॉलिसी में बुनियाद आखिरी बात किसकी कबूल की जाती है। सही है। तो फिर आप क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो कि पाकिस्तान के सियासतदानों की हैसियत क्या है? यार ये फोटो सेशन चल रहा है, गैलरी चल रही है। हम क्यों, अमीर अब्बास साहब, क्यों मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो? ये गैलरी के लिए खेल रहे हैं बेचारे। देखो मेरी बात सुनो, आपके ख्याल में 2024 का इलेक्शन जो है, ये हुआ, बिल्कुल हुआ और होना चाहिए था। आपके ख्याल में ये इलेक्शन क्यों हुआ है? ये इलेक्शन इसलिए हुआ है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को फाइल में एक कागज लगाना है कि हमने इलेक्शन करा लिया। हमने कागज लगा दिया फाइल में। क्या आप मुझे बताइए, और मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। और मैं, अगर आप मेरी बात को अगर मुझे फॉलो करते रहे हो, जी जी। तो मैं तो मुस्तकिल कह रहा हूँ कि भाई ये अब जो इसका चलाने वाला है वो नहीं है जो असेंबलियों में आ रहे हैं। चलाने वाले तो मजबूरी में वैक्यूम फिल कर कर आगे आ गए हैं। सही। आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। SIFC किसने बनाई थी? ठीक है ना? और वो पार्लियामेंट में तो कहीं नहीं लिखी। तो मुझे ये समझा देना। तो अब छोड़ दें इस बात को। अच्छा, अब आगे चलें, इसको छोड़ दें। देखिए अमीर अब्बास साहब, आपने मुझसे सवालात किए। आपको एक बात कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही जी। और यही पाकिस्तान का मसला है। वो ये है कि इंडिया जो है वो अगले
5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी, हम्म। चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। सही। हमारी ग्रोथ 1% है। तो हम्म। मुझे ये, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है। चलो 9 को छोड़ो, 7 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 वो नहीं कर सकते? वो आप बार बार कह रहे हैं हमारे कि आपका मुंह मैं जी, क्यों खुलवाना चाहता हूँ, आप मेरा मुंह भी मत खुलवाएं। हमारे साथ क्या बीमारी है वो आपको भी पता है कि हमारे आप साथ बताएं क्या बीमारी है। हमारे साथ क्या बीमारी है? हमारे साथ 2 बीमारियां हैं। जी। हमारे साथ पहली बीमारी ये है कि हमने आज तक कंपैरेटिव, आपने भी नहीं किया। हम किससे कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस मुशर्रफ। अब 4 कुएं के मेंढक आपस में कंपेयर करते रहते हैं। वो कुएं सही। से बाहर देखते ही नहीं कि लेकिन भाई कुएं से बाहर क्या हो रहा है। राइट, बहुत 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 पहली शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। शब्बर साहब से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इतफाक भी, लेकिन एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि वो सही मानों में पाकिस्तान के निज़ाम को समझते भी हैं और बहुत दर्द रखते हैं और बहुत तल्ख और बेबाक गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की बढ़ती हुई ख़तरनाक आबादी की शरह से किस हद तक जुड़ी हुई है, इस पर बात करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आबादी में इजाफा तालीम, खुराक, सेहत और माहौल के लिए ख़तरे का बायस है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से ममालिक ने आबादी की शरह पर काबू पाकर पायदार तरक्की हासिल की है। ईरान, ब्राज़ील, चीन, बांग्लादेश, हत्ता कि भारत भी आबादी की शरह में कमी लाने वाले ममालिक में शामिल है। सबसे अहम मिसाल चीन की है। चीन में फ़ी ख़ानदान एक बच्चा का हुकूमती फ़ैसला सन 1979 में किया गया था, जिसका मकसद शरह पैदाइश में कमी करके आबादी पर काबू पाना था, ताकि गुर्बत कम और वसाइल की तकसीम ज़्यादा हो सके। रियासत ने दस्तियाब आबादी की तालीम, तरबियत, सेहत और खुराक पर वसाइल इस्तेमाल किए, जिसके नतीजे में वहाँ कारामद अफरादी कुव्वत तैयार हुई। एक अंदाजे के मुताबिक चीन में इस पॉलिसी के नफाज से तकरीबन 40 करोड़ बच्चों की पैदाइश को रोका गया। मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस वक्त वहां आबादी बढ़ने की शरह 5.5% थी। बाद सन 2023 में यह शरह कम होकर 1.03 हो गई। ईरान भी एक कसीर आबादी वाला मुल्क था, जहां सन 1984 में शरह पैदाइश 4.21% थी, जो 2023 में कम होकर 0.6% हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 60 की दिहाई के बाद से पूरी दुनिया में आबादी में इजाफे की शरह 1% से कम हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में यह शरह तकरीबन 1.9% है। हर साल तकरीबन 20 लाख नौजवान पाकिस्तान की जॉब मार्केट में शामिल हो रहे हैं, तो क्या रियासत इन लाखों नौजवानों के लिए तालीम और नौकरियां पैदा कर पा रही है? पाकिस्तान में ग्रेजुएट अफराद में बेरोजगारी की शरह 31% से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ मुल्क में कुदरती और मादनी वसाइल कम हो रहे हैं, जबकि आबादी में इजाफा हो रहा है। यह अहम तरीन मसला रियासत की तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। क्या वजह है डॉक्टर साहब कि इतना अहम मसला जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी और गवर्नेंस के साथ बरह रास्त ताल्लुक है, लेकिन कोई हुकूमत इसको तरजीहात में शामिल नहीं कर पाती? पहली बात है कि मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग और मीडिया अब इन इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो नेशनल डिस्कोर्स है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज से आगे जाता ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो क्राइसिस है उसको वो उतना उतना ही बड़ा है जितना कि इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि अब चूँकि गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं, जो भी जैसे तैसे भी अब हमारा एक पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट्स ने अपने अपना काम शुरू कर दिया है, तो 3 चीज़ें हैं जी कि जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और वॉर फुटिंग के ऊपर इनके ऊपर काम होना चाहिए। पहली चीज़ ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एरिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमें डिफ़ॉल्ट से बचना है, हमें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक करना है, डेफिनेटली। लेकिन सेकंड इतना ही इम्पोर्टेंट इशू जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि
अगर आपकी इकोनॉमी आज ठीक हो भी जाए और आप ग्रोथ करने भी लगें, तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को डिफ्यूज कर देगा। हम्म। अ, और तीसरा मैं ये समझता हूँ कि जो प्रायोरिटी है ना वो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ के अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस है वो तरजीह होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर अगर हमने आज सही तरीके से तवज्जो ना दी और सस्टेन तरीके से तवज्जो ना दी और ऐसे इकदाम ना किए कि जिनको आने वाली हुकूमतें भी जारी रख सके, तो पाकिस्तान इज ऑन ए स्लिपरी स्लोप, पाकिस्तान इज डिटीरियोरेटिंग वेरी फास्ट और पाकिस्तान में जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी लोगों के लिए। आपने पूछा कि वजह क्या है, वजह इसकी यही है कि एक जो हमारा एलीट तबका है वो अपनी मुराद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, एलीट कैप्चर है स्टेट का, और अगर हमने इसको एड्रेस ना किया तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि चूंकि आबादी को कंट्रोल करना ये 2-4 साल में मुमकिन नहीं है, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होगी जिसमें 10 से 15 साल लग सकते हैं आपको कम से कम मतलूबा नताइज हासिल करने तक। तो चूंकि हमारे यहाँ सियासी अप्रोच वो शॉर्ट टर्म है, आपको अगले इलेक्शन तक की पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो मुल्क 10-15 साल के बाद कहाँ होगा किसी को परवाह नहीं है, तो इसलिए हुकूमतें फिर इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल आपने डायग्नोसिस तो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमने इसको एड्रेस कैसे करना है, और एड्रेस करने के लिए नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी स्टेजेस आती हैं कौमों के ऊपर कि जब उनको अपने जो शॉर्ट टर्म मफादात हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे वो इकोनॉमिक हैं, और जो पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसको भी नज़रअंदाज करते हुए all stakeholders have come together. They have to develop a development roadmap for Pakistan. और वो डेवलपमेंट रोड मैप जो है वो कम से कम 20 साल तो उसका होराइजन होना चाहिए, और उसमें तमाम लोगों का कंसेंसस होना चाहिए। और नंबर 1 शिक उस कंसेंसस की ये होनी चाहिए कि रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आएगी और किसी भी फॉर्म और शेप में आएगी, हाइब्रिड होगी या कितनी हाइब्रिड होगी या कितनी डेमोक्रेटिक होगी, इन चीजों को आप नहीं छेड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि ये इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट की जो बात होती रही है, ये उससे भी मैं आगे की बात कर रहा हूँ। हमें एक नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर कॉम्पैक्ट की जरूरत है, जो कि जिसका होराइजन कम से कम 20 साल का हो, क्योंकि आज भी अगर आप काम शुरू करेंगे तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है पॉपुलेशन की जिसके ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अगले 10 साल तक चेंज होने वाली नहीं है। तो अब देखें, पिछले सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वो एक सुओ मोटो इसके ऊपर लिया था और जिसके में एक एक्शन प्लान बना था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, वो कहाँ है आज? उसको उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, और इसीलिए नहीं हो रहा कि हर आने वाली नई गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो तरजीहात हैं उनको शुरू से मुरतब करती है, और बाज़ दफ़ा तो सिर्फ इसलिए पिछली चीज़ों को छोड़ देती है, अच्छी चीज़ों को भी छोड़ देती है कि वो ये उनके मुखालिफ ने शुरू किए हुए थे। ये बहुत अहम नुकता है, और पाकिस्तानी माशी मसाइल के ऊपर आए रोज़ मीडिया पर आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन मीडिया इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर क्या वजह है इस इशू के ऊपर बात नहीं कर रहा, जिसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तानी मईशत से। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप मईशत की बहुत सारी चीज़ों को ठीक भी कर लें, लेकिन अगर बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोकेंगे तो वो जो आप ठीक कर रहे हैं एक वक्त आएगा कि उसका नतीजा भी आपको वो हासिल नहीं हो पाएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह मईशत ठीक होगी उसके साथ साथ आबादी बढ़ती जाएगी, तो वो जो नेट रिज़ल्ट है, जो पाकिस्तान में एक खुशहाली और तरक्की का नेट रिज़ल्ट है, वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद थे। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल।